तो बच्चों आज हम लोग ईथर को समराइज करने वाले हैं। समराइज इन द सेंस ईथर किस पदार्थ से रिएक्ट करके बनता है और ईथर से किस पदार्थ को रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, तो उसको समराइज करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर तो इसमें आप एरो साइन को देखिए, एरो साइन को देखिए और इस एरो साइन को देखने के बाद पता चलेगा कि इतने विधि से हम इस डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। डाई एथिल ईथर इन द सेंस इथॉक्सी इथेन। तो आपने पढ़ा है लैब प्रोसेस, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है लैब प्रोसेस। 2 स्टेप में ये अभिक्रिया हुआ था। फर्स्ट स्टेप में आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था और सेकेंड स्टेप में 413 केल्विन पर आपने एथिल अल्कोहल के आधिक्य में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया था। तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? डाई एथिल ईथर। तो आज के रिएक्शन में जो भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो टोटल रिएक्शन आपको सेपरेटली एक एक करके पढ़ा दिया गया है, आप उसको पढ़ चुके हैं। फिर आपने पढ़ा होगा कि एथिल अल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और ये क्या था? कॉमर्शियल प्रोसेस था, ये व्यापारिक विधि था। आपने इसको भी पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा होगा विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस इसका नाम इसलिए पड़ा कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में विलियमसन ने डाई एथिल ईथर बनाया था और किसको किसको मिला के बनाया था? तो एथिल आयोडाइड और सोडियम एथॉक्साइड, एथिल आयोडाइड और सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर को प्राप्त किया था। फिर आपने एथिल आयोडाइड का अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से किया था तो भी आपको क्या प्राप्त हुआ था? डाई एथिल ईथर। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं आपने प्रीवियस क्लास में इसको सुन चुका है, आपने इसके रिएक्शन को देख चुका है। उसके बाद आप इस पर आइएगा तो इसको आप अपने से समराइज करके ये ज़रूर प्राप्त कीजिएगा कि डाई एथिल ईथर हमको किस किस चीज़ से प्राप्त होता है। उसके बाद डाई एथिल ईथर का अब ये हो जाएगा प्रॉपर्टी। ये क्या था? ये था प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर। अभी आप ये देख रहे थे कि डाई एथिल ईथर को बनाया कैसे जाता है। अब आप ये देखिएगा कि डाई एथिल ईथर से क्या क्या बनता है। तो आपको याद होगा क्लोरीन से अभिक्रिया किया गया था, क्लोरीनेशन। और क्लोरीन से जब अभिक्रिया किया गया था तो उसमें आपने एक अंधेरे में अभिक्रिया किया था और एक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब अंधेरे में अभिक्रिया किया था तो वहाँ भी रिएक्शन में आपने 2 स्टेप में देखा था कि एक में आपका 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ था जब क्लोरीन का अभिक्रिया अंधेरे में आपने डाई एथिल ईथर से करवाया था। और वहीं पर आप याद कीजिए कि जब आपने सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करवाया था, सनलाइट के प्रेजेंस में किया था, तब आपका क्या प्राप्त हुआ था? पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ था और इन डार्क कंडीशन में आपको 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ था। उसके बाद आप यहाँ भी रिएक्शन में देखिए, डाई एथिल ईथर को आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किए थे तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपको प्राप्त हुआ था जब कॉन्क H2SO4 से आपने रिएक्ट करवाया था। किसका? डाई एथिल ईथर का। फिर आप ले लीजिए, जब आप इसका एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आप यहाँ पर ये भी देखिएगा कि इसका रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से किया जाता है तब आपको क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट। और इसमें से जितना भी नाम आप सुन रहे हैं, टोटल नाम आपको कॉमन और IPSC प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर के जो क्लास चल रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें ये बता दिया गया था। यहाँ पर आपने मुख्य रूप से क्या देखा? यहाँ पर आपने मुख्य रूप से ये देखा कि
एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब डाई एथिल ईथर का रिएक्शन होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं एल्किल एसीटेट कार्बन देख करके आप नाम दे सकते हैं। कॉमन जहाँ आप बोलते हैं वहाँ एल्किल बोल देते हैं, और ऐसे पर्सनल किसी का नाम बोलना रहता है कोई पार्टिकुलर कंपाउंड, तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर देते हैं। तो ये एसिड एनहाइड्राइड था। उसके बाद आपने कल ये पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि ईथर जो है वह बेसिक नेचर का होता है, ईथर क्षारीय प्रकृति का होता है। तो उसने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग ये आपका मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके, जैसे आपको एग्जांपल भी दिया गया था HCl और H2SO4, तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट फॉर्म किया था। कैसा साल्ट, तो ऑक्सोनियम साल्ट। अब HCl लेंगे तो क्लोराइड होगा, H2SO4 लेंगे तो आपका हाइड्रोजन सल्फेट होगा। लेकिन ये सब तब प्राप्त होता था जब उसको ठंडा किया जाता था, ठंडा होने की स्थिति में। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि आपने लुईस अम्ल और ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया किया था, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ था, आपको एक जटिल यौगिक प्राप्त हुआ था जिसको आपने बाय रिएक्शन देखा था। इसमें एक चीज़ था जो आपने रिएक्शन में नहीं देखा था कि डाई एथिल ईथर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में एयर से रिएक्ट कराया जाता है, जब इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हवा से अभिक्रिया करता है तो डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड फॉर्म होता है, और इसलिए इसको प्रयोगशाला में जब बनाया जाता है तो खास इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि या सनलाइट और एयर उस पर नहीं पड़े, अन्यथा ये आपका ईथर पेरोक्साइड डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसके रिएक्शन को आपने नहीं देखा था, तो आप यहाँ पर रिएक्शन को देख सकते हैं। डाई एथिल ईथर आपने बहुत बार रिएक्शन में देखा है। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, हवा के साथ। किसकी उपस्थिति में होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो बनता आपका क्या है, तो बनता है आपका ईथर पेरोक्साइड। तो यहाँ से आप ईथर पेरोक्साइड आराम से बना सकते हैं। ये CH3CH, अगर यहाँ से आप एक H हटाते हैं, यहाँ से आप अगर एक H हटाते हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, एक H जैसे आप हटाइएगा यहाँ से तो वैसे आप इसका बॉन्ड खाली होगा। अब इसका 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर आप क्या दे दीजिए, CH3। अब यहाँ पर आपका O2, तो दो जो आपका O है उसको आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे अटैच कीजिएगा, ये सिंगल बॉन्ड, इसको कितना बॉन्ड चाहिए, 2। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से आप ले लीजिए ऑक्सीजन, और इसके 2 बॉन्ड क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इसके 2 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं ऑक्सीजन के। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। और रिएक्शन में जहाँ तक आप इसको देखिएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन को और यहाँ के जो H हैं, 2 H जो आपने हटाया उसको निकाल करके आप H2O बना सकते हैं। लेकिन ये जो O2 आप कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ के H, यहाँ के H दोनों को हटा करके 2 ऑक्सीजन को पूरा कर दीजिएगा, जिससे आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप इस ऑक्सीजन को जो जोड़िएगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन में करेक्शन कर लेंगे। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप H ना हटा करके यहाँ के H को अगर हटाते हैं तो देखिए CH3 CH, यहाँ का एक H हटा दिया। अब ये 2 O को जोड़ना है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया।
और ऐसे अगर आप H यहाँ का जो आपने एक H हटाया, इस H को अगर ऐसे आप कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको अलग से कोई पदार्थ बनाना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ के H को हटा करके, आप यहाँ के H को हटा करके और ये जो 2 O है इसको यहाँ पर अटैच करें और इसके बाद आप इसको सीधा लिख दें तो आपको रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगा, ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि ईथर किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा। तो अगर आप हैलोजन एसिड में आते हैं तो हैलोजन एसिड में आपने पहले भी रिएक्टिविटी ऑर्डर में पढ़ा है कि HI जो है अन्य हैलोजन अम्ल की अपेक्षा वो ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो आप इसके रिएक्शन को देखें, हैलोजन एसिड HX जिसको आप बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बिल्कुल कम ताप पर, निम्न ताप पर हाइड्रोजन आयोडाइड के आधिक्य में एक्सेस अमाउंट जब इसका रहेगा तो वो डाई एथिल ईथर से रिएक्ट कर लेगा और आपका क्या बनाएगा, एथिल आयोडाइड। तो यहाँ से भी आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। उसके बाद निर्जल जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो आपको कल बताया गया था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होगा, फिजन, और फिजन होने के बाद आपको एथिल क्लोराइड और आपको क्या प्राप्त होगा, एथिल एसीटेट। तो यहाँ पर आप बॉन्डिंग को फिजन कीजिएगा, क्लीवेज कीजिएगा कार्बन और ऑक्सीजन, और जिस चीज़ का प्रेजेंस रहता है, जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रेजेंस अगर है अनहाइड्रस तो आप उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखिएगा और आपको क्या क्या फॉर्म हो रहा है, एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट, ये सब आप नाम जान रहे हैं। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन को आपको बाद में लिखा जाएगा, इसको साफ करने के बाद। तो ये निर्जल जिंक क्लोराइड जो चीज़ है और या एल्युमिनियम क्लोराइड, तो देखिए जो चीज़ के प्रेजेंस में होता है, मतलब रिएक्शन कंडीशन को आप कहाँ लिख देते हैं, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लीजिए, या यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में डाई एथिल ईथर जो प्रेजेंस है उसको आप कहाँ ले लीजिएगा, तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का आप फार्मूला आप जान रहे हैं, डाई एथिल ईथर का फार्मूला आप जान रहे हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड कहा आप जान रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड COCl, ये सब नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा के साथ गर्म किया जाएगा तो बनाएगा आपका एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का सूत्र आप जान रहे हैं, और एथिल एसीटेट का भी सूत्र आप जान रहे हैं। एसीटेट आपको पता है, ये आपका क्या है, एसीटेट। एथिल कहा तो यहाँ पर आप क्या जोड़ दीजिए, कहने का सेंस है कि क्या प्राप्त होता है, एस्टर। आपको क्या प्राप्त होता है वहाँ पर, एस्टर। ऐसे ही शेष रिएक्शन को भी आप लैंग्वेज के आधार पर अपने से लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब देखिए, डाई एथिल ईथर को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड, सेम रिएक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड आप यहाँ पर खाली लाइएगा .O.CO, यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, CH3, ये हो गया रिएक्टेंट, यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपको क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से आप रिएक्शन अगर करवाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको देखिए क्या बनता है, एथिल एसीटेट,
एथिल एसीटेट तो अभी आप देख रहे हैं, यही एथिल एसीटेट है। बैलेंस करने के लिए आप 2 से क्या कर दीजिएगा, गुना। तो वो आप कर सकते हैं, इसको 2 से गुना कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एसीटेट। तो कंपाउंड जो नाम आपने पढ़ा है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस नेम को अगर आप देखते हैं तो रिएक्शन आप फास्टली अपने से भी लिख सकते हैं। इसमें आपको रिएक्शन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत हल्का रिएक्शन रहता है, जो नाम बताया जाता है उस नाम को आप बार बार पढ़ चुके हैं और उस रिएक्शन को आप अपने से भी लिख सकते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन में आइएगा तो अभी तुरंत ये रिएक्शन आपको बताया गया है। ये हो गया स्वतः ऑक्सीकरण। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब स्वतः ऑक्सीकरण। और सूर्य के प्रकाश में डाई एथिल ईथर हवा के ऑक्सीजन द्वारा स्वतः क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत, और आपको क्या बनाता है, ईथर पेरोक्साइड। इस रिएक्शन को अभी आप देखे भी हैं। यहाँ से अगर एयर के प्रेजेंस में, ये हो गया एयर, ये हो गया एयर, तो एयर के प्रेजेंस में आप एयर से रिएक्शन करवाते हैं, ये आपका सनलाइट हो गया इसके प्रेजेंस। तो आपको क्या बताया गया था अभी स्ट्रक्चर में, अभी संरचना में आपने क्या देखा था कि आप जो ये इसका H है, इसी के H को आप क्या कीजिए, हटा लीजिए। इधर जो है वो रहने दीजिए, इधर रहने दीजिए, तो आपको रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आपने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को अटैच करना है। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड क्या हो गया, पूरा, ये हो गया आपका ईथर पेरोक्साइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर जब आप आइएगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, देखिए इसमें हेलोजिनेशन देखिएगा। तो फेनिल एल्किल जैसे बोलता है, इसका मतलब है फेनिल एल्किल ईथर। इसका मतलब है कि उसमें नाम भी आपने पढ़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड में इस सब नाम को आपको बहुत पढ़ाया गया है, तो आप जान रहे हैं। हेलोजिनेशन कीजिएगा तो एक आप एग्जाम्पल लीजिए, एनिसॉल आप पढ़ चुके हैं, यही है फेनिल एल्किल ईथर का एग्जाम्पल। देखिए ये हो गया आपका फेनिल, ये हो गया फेनिल, ये हो गया आपका एल्किल। यही एल्किल है, सबसे छोटा कंपाउंड है मेथिल, तो मेथिल फेनिल ये हो गया ईथर, ये नाम आपने पढ़ा है। और इसी का नाम क्या है, एनिसॉल। एनिसॉल की अभिक्रिया अगर ब्रोमीन के साथ होगा, ब्रोमीन का सूत्र आप जान रहे हैं, ये हो गया ब्रोमीन का सूत्र। और किसके माध्यम में होता है, तो एसिटिक अम्ल के माध्यम में होता है। इसका मतलब उसको आप रखिए तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे, तो एसिटिक अम्ल के माध्यम में होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको बताया गया है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एसिटिक अम्ल का सूत्र, ये हो गया एसिटिक अम्ल का सूत्र। आर्थो और पैरा का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, लेकिन पैरा जो है आपका ये मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो जो एनिसॉल है इसको तो आप दे रहे हैं, जो एनिसॉल है उसको तो आप दे रहे हैं, उसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। ये हो गया एनिसॉल, ये एनिसॉल तो आप लिख रहे हैं। अब आर्थो और पैरा का गप आ रहा है, तो इसमें आपका पैरा ब्रोमो एनिसॉल जो है ये मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि आप ये 90% प्राप्त होगा। कौन होगा 90%? पैरा। पैरा कहने का सेंस है कि आप क्या कीजिएगा, चौथे नंबर पे जोड़िए, तो चौथा नंबर पे जोड़िएगा, जोड़ दिए। दूसरा नंबर पे जोड़ते तो क्या होता, आर्थो। चौथा नंबर पे जोड़े तो क्या हुआ, पैरा। ये आपका ज़्यादा प्राप्त होता है, ये आपका मुख्य प्रतिफल है। ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, ये लगभग 10% प्राप्त होता है, ये कम प्राप्त होता है। ये आपका हो गया हेलोजिनेशन। ये आपने क्या देखा, एग्जाम्पल कि एनिसॉल नाम याद रखिएगा, मेथिल फेनिल ईथर का ही नाम क्या है, एनिसॉल। और एसिटिक अम्ल के माध्यम में आपने रिएक्ट करवाया, तो मुख्य प्रोडक्ट जो आपको प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, मेन प्रोडक्ट जो आपको फॉर्म हुआ वह हुआ पैरा ब्रोमो एनिसॉल।
अब आप ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को बार बार देख चुके हैं, बहुत बार देखे हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र भी आप बार बार देख रहे हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड बार बार लिए हैं आप। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसॉल की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आपको पता है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है तो आप यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, RX। यहाँ पर मैथिल, एथिल, प्रोपिल आप अपने मन से ले सकते हैं। और एसिटिल हैलाइड का नाम लेगा तो वो आपको थोड़ा सा रिएक्शन दूसरा देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लीजिए इसको। तो पहले आप एल्किल हैलाइड का रिएक्शन देख लीजिए। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन देखिएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर जो आपका हैलोजन है, बस हैलोजन के जगह पर आप क्या दे दीजिए, हैलोजन। हैलोजन के जगह पर आप क्या दे दीजिए, हैलोजन। और ये तो हैलोजन, ये आपका क्या है, एल्किल। तो करने पर एल्किल समूह या एरिल समूह बेंजील वलय के, हाँ अभी आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये कह क्या रहा है। तो यहाँ का ये जो जुटेगा, ये जो जुटेगा तो कौन सा समूह जुटेगा, ये एल्किल समूह जुटेगा। जो भी एल्किल यहाँ पर रहे, यहाँ पर एल्किल जुटेगा, यहाँ पर एल्किल जुटेगा। अगर एल्किल लीजिएगा तब, और एसिटिल लीजिएगा तो एसिटिल जुटेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप यहाँ पर लीजिएगा वही जुटेगा। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसॉल, ये जान रहे हैं एनिसॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से आपने किया तो ये एल्किल समूह आपका कहाँ कहाँ जुड़ जाता है, एल्किल समूह आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके प्रतिस्थापित हो जाता है। फिर अगर यहाँ पर आप एसिटिल लेते हैं, यहाँ से आप क्या लेते हैं, एसिल हैलाइड लेते हैं तो क्या हो गया, CH3COCl। तो ये आपका एसिल हैलाइड है। तो ये एल्किल समूह या एसिल समूह, ये जो आपका एसिल समूह है, ये एसिल समूह कहाँ जाके प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने एल्किल किया था, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, एल्किल किया था, वैसे आप इसको कर सकते हैं। बॉन्ड तो आपने देखा ही है, बॉन्ड तो आप इसका पूरा कर ही सकते हैं। तो ये आपका एसिल जो है, एसिल, ये एसिल समूह यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये, और उसके बाद आप अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप पहले देखे होंगे तो ये हो गया CH3, और ये बॉन्ड के साथ अगर एक अटैच कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग आपका पूरा हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर आप क्या देखिएगा कि नाइट्रेशन कीजिएगा तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एनिसॉल HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर आप ले लीजिए अब रिएक्शन में किसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर H2SO4 अब क्या दे दीजिएगा, कॉन्क, ये दे दिए। और किससे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ये HNO3 इन द सेंस नाइट्रिक एसिड। यह कैसा है, सांद्र है तो क्या दे दीजिएगा, कॉन्क। और इसके साथ रिएक्शन करता है तो कितना टेम्परेचर पर, 323 से 333 केल्विन पर करता है। तो आपको अभिक्रिया करके आर्थो और पैरा नाइट्रो जिस समय कहा तो आप क्या कीजिएगा, नाइट्रो जैसे कहा तो यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हैं, NO2 को जोड़ दीजिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये आर्थो है, ये क्या है, पैरा है, इस पर आप क्या जोड़ दीजिए, नाइट्रो को। इससे आप इस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर का जो मुख्य प्रोडक्ट है, जो मुख्य रिएक्शन है, वो क्या हो जाता है, समाप्त। आप इस चैप्टर को क्या कर लें, कंप्लीटली रिवाइज। नेक्स्ट चैप्टर में भी इस रिएक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।